सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आप सर्वसम्मति से कल प्रधान चुने गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है, क्योंकि मैं पहले भी उद्योग के लिए काम करता रहा हूँ। लघु उद्योग भारती में भी मेरे पास महासचिव का दायित्व था और अभी ऐसे समय पर ये दायित्व आया है मेरे पास, जिसमें कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इतना बड़ा काम किया है, जिस काम के लिए हम लोग 35 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे। हम उद्योग चलाते हैं, हमारे पास सब तरह के लाइसेंस हैं और उसके बावजूद हमारे क्षेत्र को अनियमित क्षेत्र कहा जाता है और उसके कारण हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित होना पड़ रहा है। सुविधाएं गाय बघाई सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल होनी चाहिए, जिस तरह इस्तेमाल में आनी चाहिए उस तरह से नहीं आती। इससे सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान होता है और जो बहुत सारी औद्योगिक इकाई जो जिसको हम कह दें कि भाई सरकार की गिनती में नहीं आती, सरकार के रिकॉर्ड में नहीं आती, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम इस समय किया है और जिसके लिए मैं बार बार उनका आभार प्रकट करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बजट भाषण में और ये सारा विषय रखकर और बड़ी दिलेरी के साथ हरियाणा के 2 लाख उद्योगों को नियमित करने की घोषणा की है। और इससे कम से कम फरीदाबाद जैसी जगह जहां 80% इकाइयों को और इसका लाभ मिलेगा। और ऐसे समय में इस दायित्व पे आना मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात भी है और एक चुनौती भी है, क्योंकि डीएलएफ जो है ये फरीदाबाद का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। अच्छा जी, ठीक है। और यहाँ पर बड़े कायदे से इंडस्ट्रीज का विकास हुआ था, लेकिन समय समय पर यहाँ से इंडस्ट्रीज का पलायन भी होता रहा और यहाँ पर इंडस्ट्रीज की कैटेगराइज भी चेंज होती रही। एक समय हम सभी जानते हैं कि फरीदाबाद जो है ये ऑटोमोबाइल हब है, उसके बाद ये टेक्सटाइल का हब बना, आज ये गारमेंट्स का भी हब बना। फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम कहते हैं सुई से लेके और आज के दिन हम कहें रॉकेट तक के पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं, चाहे वो सिलाई मशीन हो या रॉकेट का कोई पार्ट्स हो, इंजन का कोई पार्ट्स हो। तो ये सारा सौभाग्य फरीदाबाद के पास है, जो फरीदाबाद कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत से, और हम बहुत पीछे रह गए। तो सर क्या लग रहा है इस समय जो है स्वरूप बदल रहा है फरीदाबाद? नहीं, बहुत बदल रहा है। पिछले 10 बरस में फरीदाबाद को एक नई पहचान मिली है और आगे इसकी बहुत तेजी से तरक्की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका जो उस दिन उनकी बजट के दौरान, हाँ, अभी उन्होंने बजट से पूर्व एक उद्योगपतियों के साथ बैठक रखी थी। जी, आप मौजूद भी थे उसमें? मैं उसमें था और मैंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को 2.5 घंटे तक उद्योगपतियों के साथ, उद्यमियों के साथ धैर्यपूर्वक सुनकर और उसका समाधान किया। उन्होंने केवल सुनाई नहीं, इतने त्वरित गति से निर्णय लेकर समाधान करना, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। परिणाम भी दिख रहा है अब? नहीं, दिखेगा और दिखेगा। अभी जो फरीदाबाद का विकास तो हुआ है, फरीदाबाद को हम हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, जिसका ये फरीदाबाद पहला शहर है, लेकिन ये उसी तर्ज पर चंडीगढ़ भी बना। आज चंडीगढ़ को देखे और फरीदाबाद को देखे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो उसका कारण केवल यही है कि फरीदाबाद का विकास कायदे से नहीं हुआ, ढंग से विकास नहीं हुआ। जैसे तैसे लोगों को जैसे जहाँ जगह मिली वहाँ उन्होंने जगह खरीद कर और लाइसेंस लेकर और उद्योग शुरू किए, हालांकि वो सब एडजॉइनिंग इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे फरीदाबाद की जो कल्पना है, फरीदाबाद में हम सब ध्यान करेंगे तो पहले मथुरा रोड पर इंडस्ट्रीज होती थी। बिल्कुल। और इंडस्ट्रीज के पीछे सारा रिहायशी एरिया था, इसलिए फरीदाबाद में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। यहाँ पर मथुरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया था। आप एनआईटी को ले लीजिए जो अप्रूव इंडस्ट्रियल एरिया है, न्यू इंडस्ट्रियल टाउन के नाम से, और उसके साथ लगती बहुत सारी रिहायशी कॉलोनी भी है। इसी तरह से सेक्टर 24 है, उसके सामने सेक्टर 22 है, रिहायशी कॉलोनी है। इसी तरह से सेक्टर 7 है, सेक्टर 6 इंडस्ट्रियल बेल्ट है, सेक्टर 7 रिहायशी कॉलोनी है। इसलिए फरीदाबाद का विकास प्रॉपर तरीके से हुआ, लेकिन उसके बाद
जिस तरीके से इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आने थे, जिस तरह से इंडस्ट्रीज होनी थी, इंडस्ट्रीज का विकास होना था, वो नहीं हो पाया। काफ़ी समय के बाद जी फरीदाबाद में 58-59 सेक्टर आए। जी। उसमें 58 सेक्टर के लिए भी ये कहा गया कि NRI के लिए है। हम्म, बाद में वो भी जल्दीबाजी में और डोमेस्टिक ही वो सारा कटा। उसके बाद ये IMT आया। जी IMT के आने के बाद भी बड़ी मशक्कत हुई लेकिन आज IMT के कारण और शहर का गौरव बढ़ा है। जी। तो हम लोग आज विकास के रास्ते पे बिल्कुल तत्पर हैं और चल रहे हैं और तेज़ी से चलेंगे। जी। इसका हम सबों को विश्वास है। आज जो सरकार है उसको भी पता है, आज सरकार को ये जानकारी है कि जितने भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, बेरोजगार की जो बात करते हैं, जी। मैं आपको बता दूं आज भी हमारी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की दिक्कत है। इसलिए हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी यहाँ पर नहीं है। और कुशल अप्रेंटिस नहीं मिल रहे हैं सर, ये सबसे हाँ, कुशल अप्रेंटिस नहीं मिल रहे हैं। अभी अप्रेंटिस की भी नई परिभाषा सामने आई। अप्रेंटिस शब्द अभी ज़्यादा प्रचलित हुआ, जबकि मुझे याद है मैं 1984 में फरीदाबाद आया था तो वहाँ एक कंपनी में भी अप्रेंटिस के रूप में ही लगा था। बहुत बड़ी बात। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अप्रेंटिस हमारे लिए कोई नई चीज़ है, लेकिन हम अप्रेंटिस पे भी हमारा काम लगातार नहीं चला। बीच में ये शब्द गायब हो गया, ये सिस्टम ही गायब हो गया। इसलिए आज हमें नए सिरे से अप्रेंटिस की भर्ती करनी पड़ रही है, या अप्रेंटिस के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, या हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ रही है कि आपको इतनी संख्या में इतने अप्रेंटिस लगाने हैं। लेकिन जबकि चूंकि आज जो हमारी जो कॉलेज की जो शिक्षा है जी। उस शिक्षा में और व्यावहारिक शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर। जी। आज जो हमारा जो अभी कौशल विकास इंस्टीट्यूट कॉलेज जो खुला है जी। और बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट खुला है, वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे तैयार भी हो रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे फरीदाबाद के लिए स्किल की आवश्यकता है उस अनुसार अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। इसलिए आज हमें काम स्किल पे करने का है और हम लोग DLF में पहले भी स्किल पे बहुत तरह से काम कर रहे थे और आगे भी हम इसमें स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। इससे पहले आप लघु उद्योग भारती में आपका सफल वो कार्यकाल रहा, छोटे उद्योगों को आपसे बेहतर जानते हैं, तो क्या लगता है कि जब आपको ये DLF की जिम्मेदारी दी गई है तो छोटे उद्योगों को किस तरीके से आप लोगों का दायित्व रहेगा? नहीं, हम अभी देखिए MSME का बहुत बड़ा दायरा हो गया है, इसलिए अब तो माइक्रो और स्मॉल ये भी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है फरीदाबाद के अंदर और इनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो इनके साथ बैठकर और ये सारी योजना करके कि इनमें कैसे डेवलपमेंट हो। अभी एक नया इशू आ गया, बिजली के रेट बढ़े हैं आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे यहाँ भी सारे उद्योग के जो बंधु हैं उनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हुआ। मैंने कोई बात नहीं है, हम सरकार से इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बिजली के रेट बढ़े हैं, हम सरकार से चाहते हैं कि हमें एक तो 24 घंटा 7 दिन इंडस्ट्रीज को बिजली मिले। हमारी पहली प्राथमिकता है कि क्योंकि इस समय लगभग अधिकांश इंडस्ट्री से जनरेटर गायब हो चुका है। बिल्कुल। क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे एरिया में किसी भी तरह का प्रदूषण हो जी। और उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज को जिम्मेदार ठहराया जाए। इंडस्ट्री को तो दोनों तरफ से जूझना पड़ रहा है, एक तरफ से बजट बिगड़ता है और दूसरी तरफ आप जनसेट इसीलिए हम सरकार से हमारा आग्रह रहेगा। अभी मेरी SDO लेवल पे बातचीत चल रही है कि आगे जो है गर्मी आ रही है और चूंकि जो फीडर है वो डोमेस्टिक भी है और इंडस्ट्रियल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने वाली है। तो हम मंगलवार को SDO साहब के साथ बैठेंगे और उसके बाद SC साहब के साथ भी बैठेंगे कि जितने भी सब स्टेशन हैं इन सब स्टेशन पर कहीं ओवरलोड तो नहीं है ना जी। अगर ओवरलोड है तो उसको कैसे ठीक करना है जी। कहीं मेंटेनेंस वगैरह होनी है तो वो किस तरह से होनी है। तो ये सारी चर्चा हम लोगों ने शुरू कर दी है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, अभी हमारे यहाँ सीवर का हमको सबको पता है कि सीवर सिस्टम बड़ा गड़बड़ाया हुआ है, बड़ा डैमेज है। जी जी। अभी हमारे DLF में मेन जो सीवर सिस्टम है उस पर काम शुरू हो गया है। जो STP से सीवर को जोड़ना है, सीवर लाइन सारी डली हुई है, लेकिन चूंकि वो STP से नहीं जुड़ी है उसके कारण से वो सीवर जो है सारा इधर उधर बह रहा है। तो वो काम DLF में तो शुरू हो गया है। कल मेरी हमारे जो वहाँ के पार्षद अजय बैसला जी उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भाई साहब बोला कि भाई साहब यहाँ 5 पॉइंट है आपके, ये 5 पॉइंट 1 महीने में हम जोड़ देंगे। ठीक है। जिससे बरसात आने से पहले ही। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा ये रेन वाटर का क्या रहेगा,
तो बोला सर रेन वाटर का भी जो है वो सेपरेट सारा अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेन वाटर का पानी बुढ़िया नाले में गिरता था उसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है और उसके कारण वो सारा रेन वाटर का सिस्टम बंद पड़ा है। तो उसके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है और वो हम चाहते हैं बरसात से पहले ही जो है रेन वाटर का सिस्टम भी खुल जाए, ताकि जो पानी का जल भराव है और सीवर चौकिंग है ये सारी समाप्त हो जाए। सौभाग्य से मंत्री भी हमारे लोकप्रिय मंत्री हैं विपुल जी, उनके पास है ये विभाग, तो हमारा उनके साथ भी, क्योंकि पीछे हमारी वो एजीएम में आए थे। आपका तो सरकार के साथ काफी तालमेल रहा है, तो नहीं, सरकार से जो भी मदद लेनी होगी हम लेंगे, त्वरित गति से लेंगे और जो सरकार के बस में होगा वो सारा हमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा विश्वास है। जैसे विपुल जी मेरे भाई हैं और ऐसे ही राजेश नागर जी, सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से 3 मंत्री हैं और ये खास करके जो एमसीएफ का महकमा है ये भी हमारे पास ही है और इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे। अभी हम लोग ये जो जितने भी अनऑथराइज सीवर कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है जो है नहीं या इधर उधर से हैं, तो इनको सबको रेगुलराइज करवाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अभी हमारे यहाँ डीएलएफ की जितनी कनेक्टिंग रोड है इन सारी रोड पर इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल। इन हम फैक्ट्री चला रहे हैं, बस्तियों का एरिया ज़्यादा आता है आपके? बस्तियों का एरिया भी है और साथ साथ जो चोरी वोरी की भी कई बार मामले आते रहते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती है और उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ वहाँ सब कुछ बेलगाम है। कई लोग तो वहाँ से छोड़ के आईएमटी भी चले गए। हाँ, आईएमटी चले गए, पृथला चले गए। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ लोग आते हैं, तरक्की करते हैं, फिर पलायन हो जाता है। पलायन हो जाता है। हमारी वो जगह ऐसी है जहाँ जो भी आया है उस सब ने तरक्की की है और वो अच्छी और बड़ी इंडस्ट्रीज बनाकर वहाँ जा रहे हैं। हमारी उनके प्रति शुभकामना भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका कुछ न कुछ हमारे यहाँ भी रहे, दायित्व बना रहे। हाँ, इसलिए हम सब अभी प्रयास करें। एक तो इंक्रोचमेंट हमें समाप्त करनी है। जितने भी हमारे इंट्रेंस पॉइंट हैं, अभी पीछे भी हम लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, ट्रैफिक पुलिस से मिले थे। अपनी ट्रैफिक कमिश्नर है बहन जी हमारी, वो बड़ी एक्टिव हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, चैम्बर के कार्यक्रम में वो आई थी। तो उनको हमने ये सारी समस्या भी जो है उनके सामने रखी थी। मैं चैम्बर की भी गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ और समय समय पे प्रशासन में ये सारी बातें हम लोग रखते आए हैं। तो उन्होंने जो भी इस तरह के पॉइंट है शहर में जहाँ इंक्रोचमेंट है या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है, जहाँ ये इस तरह के जो ट्रक्स वगैरह जो फैक्ट्रियों के बाहर खड़े होते हैं जिससे आवागमन में बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग सभी अपने उद्यमी भाइयों से बातचीत करके कि भाई उनके ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, उनकी फैक्ट्री के अंदर से हो, ताकि सड़क पर इंक्रोचमेंट नहीं हो। उसके कारण से कुछ लोगों ने मतलब अपने मन से दुकानें बना रखी है रास्ते में, सड़क के साथ साथ दुकान बना लेना, उससे गाड़ी खड़ी करने की भी दिक्कत आती है। कुछ पार्किंग की व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ सार्वजनिक पार्किंग भी वहाँ बन जाए। कुछ 1-2 पार्क है हमारे पास वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें उसमें है हमारे एजेंडा में। हमारा बड़ा एजेंडा है, क्योंकि रेन वाटर की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या, सीवर लॉगिंग की समस्या, पानी की समस्या, फैक्ट्रियों को पानी नहीं मिलता था, अब फैक्ट्रियों को रेगुलर पानी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है विपुल जी के साथ बैठकर, सरकार के साथ बैठकर, जिनका जो जिम्मेदारी होगी, जिनका जो दायित्व होगा, उनके साथ बैठकर इन सारी चीज़ों का हम समाधान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जेपी मल्होत्रा जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? बहुत उनका एक अपना पैशन, और उन्होंने बहुत मतलब मैं कहूँ कि उन्होंने जो काम किया, त्याग, समर्पण। हाँ, उनका समर्पण डीएलएफ के लिए 15 बरस तक लगातार एक स्थान पे अध्यक्ष रहकर काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले जो 2023 की एजीएम थी उसी में ये तय हो गया था मेरे बारे में कि नहीं भाई, आप जो है 2025 से 2027 का जो कार्यकाल है वो आपने करना है। तो चूँकि उनके कुछ स्वास्थ्य की भी दिक्कत आ रही थी और हम लोग काफ़ी समय से ये चाह भी रहे थे, मुझे भी, इसीलिए कि नहीं भाई इस काम को आपको आगे बढ़ाना है। मल्होत्रा जी का भी यही आग्रह था कि भाई साहब इस काम को अब आपने आगे बढ़ाना है। तो मैं वाकई कहूँगा उनका जो पैशन है, उनके अंदर जो लगन है आज भी, चूँकि अब शरीर साथ नहीं देने की वजह से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अब जब दायित्व आया है तो उस दायित्व का निर्वहन करना है अपने को। इसलिए हम इस चीज़ को मानकर चल रहे हैं कि हम उससे भी
जो भी कमियां रही है हमारे काम में, जी हम उस सबको पूरा करेंगे जी और त्वरित गति से क्षेत्र का विकास हो जी और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो। उसके लिए हम अपनी कार्यकारिणी में विभाग वाइज सब लोगों को दायित्व बांट के जी और टीम वर्क के माध्यम से और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। जी। क्या लास्ट प्रश्न मेरा आपसे सर कि फरीदाबाद सही मायनों में आप नए आयाम स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है, लग रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो जीएसटी का रेवेन्यू आप देख लीजिए, जिस तरह से जीएसटी आ रही है, मैं ये जरूर कहूँगा कि पिछले 2-3 महीनों से और थोड़ा सा मार्केट के अंदर उथल पुथल है, हम सब देख रहे हैं। शेयर बाजार भी, क्योंकि शेयर आपको मार्केट, लगता है सर टैरिफ का कुछ असर, क्योंकि हालांकि नहीं, टैरिफ पीएम का मोदी कह रहे हैं कोई असर नहीं नहीं, पड़ेगा। हमारे यहाँ टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। टैरिफ का असर जो है ये हमें लंबे समय बाद देखने को मिल सकता है। अभी तत्काल प्रभाव से मुझे नहीं लगता कि टैरिफ का कोई असर पड़ेगा हमारे यहाँ। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उनमें इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हो सकता है इसका हमें फ़ायदा भी मिले कि हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, जी वो हमें सही प्राइस में, सही दामों में उपलब्ध हो। जी क्योंकि अब क्या है कि अब ये सपना है हर आदमी का। यहाँ पर हर आदमी 4 व्हीलर में ही चल रहा है, बिल्कुल। चलता ही नहीं है, चल रहा है, और वो सुरक्षित भी है और वो देश की तरक्की भी दिखाता है, उन्नति भी दिखाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय तत्काल प्रभाव से हमें टैरिफ का कोई फर्क पड़ेगा। ये आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये जब दुनिया में इसका सारा फर्क पड़ना है, तो इसको किस तरह से हम देखते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पता चलेगा।